राष्ट्रपति ट्रंप पर जो बाइडेन जो आरोप लगाया था उस पर जवाब आया है और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अब ईरान और अमेरिका आगे क्या करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति ट्रंप पर बहुत जोरदार हमला बोला है। जो बाइडेन ने कहा है कि राष्ट्रपति पद से कमाई की है डोनाल्ड ट्रंप ने और व्हाइट हाउस लौटने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अरबों डॉलर कमाए हैं। पैसा कमाना ही डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने की सिर्फ एकमात्र वजह है, सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है। बाइडेन के इस हमले से अमेरिकी राजनीति में भूचाल आ गया है। इधर मिडिल ईस्ट में जंग का आगाज कर अमेरिका ने अपने लिए मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर लिया। ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया, अमेरिका के सैन्य संसाधनों को तबाह किया, आर्थिक नुकसान हुआ, घरेलू स्तर पर महंगाई बढ़ी और अब उसकी अर्थव्यवस्था की नींव भी हिल रही है। अट्ठाईस फरवरी से शुरू हुई जंग में भले ईरान को नुकसान उठाना पड़ा हो, उसकी हजारों इमारतें तबाह हो गई हो, सैन्य संसाधन बर्बाद हो गए, तेल और गैस के ठिकानों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन वास्तविक नुकसान तो अमेरिका को ही उठाना पड़ा। राष्ट्रपति ट्रंप की साख पर सवाल उठ गए हैं। उनकी अपील पर नेटो देश मदद के लिए आगे नहीं आए। मित्र देशों के हिफाजत के लिए की गई उनकी तैयारियां नाकाम साबित हुई और अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभों में से एक यानी पेट्रो डॉलर व्यवस्था हिलने जा रही है। तेल बेचने वाले देशों की संस्था यानी ओपेक में एक और टूट हो सकती है। संयुक्त अरब अमीरात के बाद इराक भी इससे बाहर निकल सकता है। इराक चाहता है कि ओपेक उसे 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन बेचने की छूट दे। उसे फिलहाल 4 मिलियन बैरल तेल ही रोजाना बेचने की इजाजत है। पश्चिमी मीडिया के अनुसार इराक तेल बेचने के लिए ओपेक के कोटे में बढ़ोतरी चाहता है और अगर ये बढ़ोतरी नहीं होती है तो वो खुद को इस संस्था से बाहर निकाल सकता है। इराक सरकार के प्रवक्ता हैदर अल अबूदी का कहना है कि इराक सरकार ने 7 मिलियन बैरल तेल उत्पादन का लक्ष्य रखा है, यानी इराक आने वाले समय में 7 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन बेचना चाहता है। इराक अपनी पूरी तेल निर्यात क्षमता को बहाल करने के लिए काम कर रहा है। उनका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा तेल बेचना है, जिससे इकॉनमी में तेजी आए। ओपेक के कोटे से फिलहाल इराक को 4 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन बेचने की इजाजत है। यह आंकड़ा ईरान युद्ध से पहले का है। ईरान युद्ध के दौरान इराक सिर्फ 1 मिलियन बैरल तेल रोज बेच पाया, जिसकी भरपाई अब इराक कोटा बढ़ाकर करना चाहता है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण इराक की अर्थव्यवस्था पर दबाव है। इराक के राजस्व का मुख्य स्रोत तेल ही है, जो होर्मुज के बंद रहने के कारण नहीं बिक पाया। हालांकि इराक की कोशिश अब इसको सुधारने की है। खबर है कि कुछ दिन पहले इराक के प्रधानमंत्री ने बगदाद में निवेश और तेल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के निर्देश दिए। इराक ओपेक का संस्थापक सदस्य देश है। ओपेक की पहली बैठक इराक की राजधानी बगदाद में हुई। इराक ओपेक का मजबूत सदस्य माना जाता है। इराक अगर इस संस्था से बाहर निकलता है तो इसकी एकता को झटका लग सकता है, क्योंकि पहले तेल उत्पादन के मुद्दे पर संयुक्त अरब अमीरात इससे बाहर जा चुका है। ओपेक से इराक के बाहर निकलने से तेल की कीमतों में कमी आ सकती है, क्योंकि तेल उत्पादन जैसे ही बढ़ेगा बाजार में दबाव होगा। ये सऊदी और ओपेक के अन्य सदस्यों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा ओपेक से कुछ और देश बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्र तरीके से तेल बेचना देश हित में उनके लिए फायदेमंद है।
ओपेक से यूएई और इराक जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के अलग होने से वे अमेरिका को फायदा नुकसान दोनों होगा। बात करें फायदे की तो वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ेगी, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को सस्ता तेल गैस मिलेगी। इसके अलावा ओपेक की तेल की कीमतों पर मनमानी करने की ताकत कम होगी, जिससे अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। यूएई को ओपेक से हटना उसे अमेरिका की रणनीतिक और कूटनीतिक नीतियों के करीब लाता है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा राजनयिक समर्थन है। हालांकि इससे अमेरिका को नुकसान होगा। यूएई और इराक के ओपेक से हटने पर अमेरिका की पेट्रो डॉलर व्यवस्था और वैश्विक वित्तीय वर्चस्व को चुनौती मिलेगी। दरअसल साल 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच समझौता हुआ था, जिसके तहत वैश्विक तेल का व्यापार केवल अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। इस व्यवस्था को पेट्रो डॉलर कहते हैं। यूएई और इराक के ओपेक से हटने पर तेल का कारोबार डॉलर की जगह दूसरी करेंसी जैसे युआन या यूरो में शुरू हो सकता है। ओपेक के कड़े नियमों से आजाद होने के बाद यूएई और इराक अपनी स्वतंत्र ऊर्जा नीति अपना रहे हैं। यूएई पहले से ही चीन के साथ चीनी युआन तेल के व्यापार को लेकर बातचीत कर रहा है। अगर ये दोनों देश अमेरिकी डॉलर को छोड़कर अन्य मुद्राओं में तेल बेचना शुरू करते हैं, तो पेट्रो डॉलर का एकाधिकार टूट जाएगा। दुनिया भर के देशों को तेल खरीदने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार में भारी मात्रा में अमेरिकी डॉलर रखने पड़ते हैं। जब यूएई और इराक जैसे तेल बड़े निर्यातक गैर डॉलर मुद्राओं में तेल स्वीकार करेंगे, तो वैश्विक स्तर पर डॉलर की मांग में भारी कमी आएगी। मांग घटने से अमेरिकी डॉलर की कीमत और उसकी मजबूती कमजोर होगी। पेट्रो डॉलर व्यवस्था का बड़ा नियम है कि खाड़ी देश तेल बेचकर कमाए डॉलर को वापस अमेरिकी बैंकों, ट्रेजरी बॉन्ड और अमेरिकी संपत्तियों में निवेश करते हैं। इसे पेट्रो डॉलर रिसाइकलिंग कहते हैं। अगर यूएई और इराक ओपेक से बाहर होकर डॉलर में व्यापार कम करते हैं, तो अमेरिका को मिलने वाला ये भारी वैश्विक निवेश रुक जाएगा, जिससे अमेरिकी इकॉनमी पर कर्ज का संकट बढ़ सकता है। फिलहाल तेल का व्यापार डॉलर में होने के कारण अमेरिका किसी भी देश पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था को ठप कर सकता है। यूएई और इराक के ओपेक से हटने और स्वतंत्र रूप से गैर डॉलर व्यापार करने से वैश्विक ऊर्जा लेन देन पर अमेरिका का वित्तीय नियंत्रण कमजोर होगा। साफ है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट के अलावा यूरोप में भी वॉर फ्रंट धधक रहा है। यूक्रेन की जमीन बीते 4 साल से ज्यादा समय से रूसी बारूद की बारिश झेल रही है, लेकिन अब जंग की आग रूस के दामन को भी जला रही है। अब तक जंग की मार झेल रहे यूक्रेन ने रूस को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है, और अब यूक्रेन के स्वदेशी हथियार रूस में जबरदस्त तबाही मचा रहे हैं। रूस का वोल्गोग्राद, आसमान छूती आग की लपटें। धमाकों की खौफनाक आवाज और तबाही बेहिसाब। ये हालात हुए हैं बीते 4 साल से ज्यादा समय से जंग की आग में झुलस रहे यूक्रेन के पलटवार से। आग की लपटों ने क्रेमलिन को कपा दिया, पुतिन को टेंशन में डाल दिया। यूक्रेन की स्वदेशी FP5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलें आसमान से चील की तरह झपटती हैं और उसके टाइटन बैरिकेड्स प्लांट को निशाना बनाया गया। फ्लेमिंगो के वार से तबाही का ऐसा मंजर सामने आया कि दुनिया टहल गई। लोहे की मोटी मोटी दीवारें भी मोम की तरह पिघल गईं। रूसी रडार धरे के धरे रह गए और यूक्रेन के अचूक बाड़ों ने सीधे रूसी युद्ध मशीनरी को दहला दिया।
वोल्गोग्राद का टाइटन बैरिकेड्स प्लांट कोई मामूली कारखाना नहीं था, बल्कि ये एक अजय किला था, जहां से यूक्रेन के शहरों को खंडहर बनाने वाले हथियारों की खेप निकलती है। खूंखार आर्टिलरी और मौत बांटने वाले मिसाइल लॉन्चरों के पुर्जे बनाए जाते थे। पुतिन की सेना इस फैक्ट्री को अभेद्य किला मान रही थी, लेकिन यूक्रेन की स्वदेशी फ्लेमिंगो मिसाइलों ने न केवल उनका भ्रम तोड़ा, बल्कि फैक्ट्री को भी बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। इससे पहले यूक्रेन ने रूस के क्रीमिया और स्वेस्तोपोल में जबरदस्त हमले किए थे। लगातार ड्रोन हमलों के बाद इमरजेंसी लागू कर दी गई। हमलों से ईंधन सप्लाई, बिजली व्यवस्था और लॉजिस्टिक नेटवर्क प्रभावित हुए। रूस ने माना कि एयर डिफेंस सभी हमले नहीं रोक सके। रूसी प्रशासन के मुताबिक हाल के दिनों में यूक्रेन ने क्रीमिया में ईंधन भंडार, ऑयल फैसिलिटी और लॉजिस्टिक नेटवर्क को निशाना बना। इससे कई इलाकों में पेट्रोल पंपों पर आम लोगों को पेट्रोल मिलना बंद हो गया। बिजली सप्लाई प्रभावित हुई। पर्यटकों के लिए गर्मियों के कैंप तथा पर्यटन गतिविधियां रोक दी गई। खबरों के मुताबिक रूसी अधिकारियों ने माना यूक्रेनी हमलों के कारण कैच ब्रिज के जरिए ईंधन और दूसरी चीजों की सप्लाई प्रभावित हुई। ये पुल रूस और क्रीमिया के बीच सबसे अहम संपर्क मार्ग माना जाता है। सुरक्षा कारणों से इस रास्ते से कई तरह की सप्लाई सीमित करनी पड़ी है। इसी बीच रूस के अहम सहयोगी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने साफ कहा कि अगर बेलारूस को युद्ध में खींचने की कोशिश न की गई तो यूक्रेन को इसके भीषण परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने फिर कहा कि बेलारूस यूक्रेन के खिलाफ सीधे युद्ध नहीं चाहता। फिलहाल यूक्रेन के बढ़ते कदम बता रहे कि ज़ेलेंस्की किसी भी तरह झुकने के मूड में नहीं, बल्कि वो पुतिन को भी तबाही का ही वही दर्द महसूस करवाना चाहते हैं जो वो खुद बीते 4 साल से ज्यादा समय से झेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7।